यह कहानी वर्षों पुरानी है। उस जमाने की जब इक्का और बग्गी चला करते थे। करीम भाई कभी कभी देर रात तक इक्का चलाया करते थे। बड़ी चौक के पास टमटम पड़ा था। एक रात की बात है। करीम भाई सवारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट देख लेते हैं। सवारी मिली तो ठीक, वरना घर वापस लौट जाएंगे। कुछ देर बाद वे घर जाने के लिए इक्का मोड़ रहे थे कि आवाज आई, ये इक्का वाले हैं, चलोगे? करीम भाई ने देखा, दो बुजुर्ग मौलाना सफेद कुर्ता पैजामा पहने खड़े थे। उनके गले में सोने की चैन थी। एक के हाथ में छड़ी थी। उन्होंने फिर पूछा, चलोगे? क्यों नहीं सरकार, जरूर चलेंगे। कहाँ चलना है? हमें कब्रिस्तान वाले मस्जिद में जाना है और फिर यही वापस लौट आना है। 10-15 मिनट वहां रुकेंगे, चलोगे? चलूंगा हुजूर, रात काफी हो चुकी है। भाड़ा क्या देंगे? देखो इक्का वाले, तुम चलो, तुम्हें उम्मीद से ज्यादा पैसे देंगे, ठीक है? सरकार आइए बैठिए, आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देंगे रख लेंगे। वे लोग इक्के पर बैठ गए। करीम भाई ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता था। सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं थी। 10 मिनट में पहुंच गए। दोनों मौलाना उतरे और करीम भाई को इंतजार करने को कहकर मस्जिद की तरफ बढ़ गए। 15 मिनट बाद वे वापस लौटे और इक्के पर बैठते हुए वापस लौटने को कहा। करीम भाई ने इक्के को वापस लौटा। रात के सन्नाटे में दौड़ता हुआ इक्का कुछ ही देर में बड़ी चौक पर पहुंच गया। मौलाना नीचे उतरे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? करीम ने अपना नाम बताया। उन्होंने 100 का एक नोट देते हुए कहा, तुम हमें रोज इसी वक्त यहाँ से नवादा ले जाना और ले आना, ठीक है? सरकार, हम रोज आपका इंतजार करेंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दिया है, मेरे पास इसका छुट्टा नहीं है। लेकिन सरकार, यह तो बहुत ज्यादा है। इतना तो हम महीनों में भी नहीं कमाते हैं। वे हंसते हुए बोले, कल ठीक समय पर आ जाना। उस जमाने में 100 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। अच्छे अच्छे अधिकारियों का भी वेतन इतना नहीं होता था। करीम भाई सोचते हुए घर की तरफ बढ़ गए। अगले दिन से वे रात को मौलानाओं का इंतजार करता और हर रोज 100 का नोट मिल जाता। पैसा आने पर घर की हालत सुधरने लगी। रहन सहन का स्तर सुधरने लगा। पास पड़ोस के लोगों को समझ में नहीं आया कि उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है। कुछ एक लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। थाना के दारोगा ने रात के वक्त चौक पर सवारी समेत करीम भाई को दबोच लिया और थाने में लाकर बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि वे लोग कौन सा धंधा करते हैं। करीम भाई ने सफाई देनी चाहिए तो बोले, ठीक है, सुबह में बात करूंगा। सुबह के वक्त दरोगा जी थाना पहुंचे तो लॉकअप में करीम भाई अकेला नजर आया। उन्होंने पूछा, मौलाना लोग कहाँ गए? सरकार, हमें झपकी आ गई थी। आंख खुली तो वे पता नहीं कैसे कहाँ चले गए। चाबी तो मेरे पास थी, ताला भी बंद है, फिर वे कैसे निकल गए? दारोगा ने बड़बड़ाते हुए कहा, सही सही बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सरकार, ये मौलाना लोग रोज मेरे इक्के पर आ जाते और वापस आते थे और 100 रुपए देते थे। वे कोई जिन भूत तो नहीं थे, पता नहीं साहब। हम तो गरीब आदमी हैं, भाड़ा इतना ज्यादा देते थे तो उनको ले जाने से मना कैसे करता? ठीक है, तुम जा सकते हो। करीम भाई उसके बाद रात रात भर टमटम पड़ाव पर पड़ा रहता, लेकिन वे मौलाना फिर उसे कभी नहीं मिले। दारोगा जी के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई बार अदृश्य हाथों ने थप्पड़ मार कर मुंह लाल कर दिया। उन्होंने कान पकड़ा कि अब कभी बिना जांचे परखे ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे और अपना तबादला करा लिया। वहां के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं। कुछ दिनों पहले अखिलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले अखिलेश उसकी बहन रिधिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे।
अखिलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई। उसे काफी ठंड लग रही थी। हमारा घर भी अभी 100 किलोमीटर की दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी, तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा, तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वास वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। लेकिन यह होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए, तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन रिधिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने को गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया, तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। अखिलेश ने सोचा, नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही है। लेकिन जैसे ही उसके पास गया, तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम में से आई। अखिलेश डर गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी, तो रिधिमा किससे बात कर रही थी। अखिलेश ने रिधिमा को टेबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और रिधिमा दोनों बेड पर सो गए और अखिलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया, तो दरवाजा खुला था और वो जब अंदर आया, तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और रिधिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर जोर से चिल्लाया, तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि रिधिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। अखिलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। रिधिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया, तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी, जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीतू काफी बुरी तरह डर गई। अब अखिलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी, तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी, तो देखा रिधिमा फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी, तो वो अखिलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा। तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की, तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे, वो प्रेत बाधित था और रात में वहां कोई नहीं रुकता। लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी है। अब सारी बात अखिलेश को समझ में आई है। इस घटना के बाद अखिलेश काफी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।